Hi everyone, as we have decided to cover Lucian's जनरल नॉलेज टुगेदर, तो चलो इस सीरीज में हम आज लूसेंट्स जनरल नॉलेज का पहला कंटेंट और जो कि हमारा है इंडियन हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को जानते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये जानेंगे कि हमें कौन से टॉपिक से डील करना है और हिस्ट्री बेसिकली होता क्या है। तो चलो आज हम पहला सेशन स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। तो देखो ये जो हिस्ट्री वर्ड है ना, ये जो हिस्ट्री वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द पास्ट, है ना। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का बेसिकली मतलब है कि पास्ट में हुए इवेंट इंसिडेंट का स्टडी करना ही हिस्ट्री है। अब ये जो हिस्ट्री वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है जो कहाँ से आया है, जो कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है उसका मतलब क्या होता है? रिसर्च करना, इंक्वायरी करना या फिर इन्वेस्टिगेशन करना। दस वो नॉलेज जो हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा गेन करते हैं उसे हम हिस्टोरिया कहते हैं, दैट इज़ हिस्ट्री कहते हैं। हिस्टोरिया इन ग्रीक, हिस्ट्री इन इंग्लिश, ठीक है। अब देखो जो ग्रीक के हिस्टोरियन थे, एज हमारा जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक से डिराइव हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरियन जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है वो ग्रीक में ही पाए जाएंगे। तो जो ग्रीक के हिस्टोरियन हैं हेरोडोटस, और ये देखो ये इनका टाइमलाइन है, उन्हें पहला हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और उनकी एक बुक थी द हिस्ट्रीज, है ना। हेरोडोटस हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं और इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम है द हिस्ट्रीज। आगे चल के जो रोमन फिलोसफर सिसेरो थे, रोमन फिलोसफर सिसोरो जो थे, सिसेरो, उन्होंने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस तो है ही, सभी को पता होगा, बट उनको ये नाम दिया किसने है? तो उनको ये नाम दिया है रोमन फिलोसफर सिसेरो ने, ठीक है। अब देखो जो जर्मनी के हिस्टोरियन थे लियोपोल्ड वोन रैंके, इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है ना। किनको? लियोपोल्ड वोन रैंको को, ठीक है। अब रैंको के अकॉर्डिंग ये जो लियो वोन रैंके हैं, है ना, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हिस्टोरियन है वो क्या करते हैं? एक्चुअली में वो पास्ट को बस डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लियोपोल्ड वोन रैंके का ये कहना था कि जो हिस्टोरियन है वो बेसिकली पास्ट की चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और लियोपोल्ड वोन रैंको को फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है मतलब इन्हें। अब देखो जो जर्मन फिलोसफर हेजेल हैं, है ना, जो जर्मन फिलोसफर हेजेल है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये किसका वो है, किसका स्टेटमेंट है? हेजेल का है, ठीक है। और फिर आगे चल के कार्ल मार्क्स, हेजेल ने देखो इस टाइमलाइन में ये वाला स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जिसे आप 1770 से लेके 1831 तक ये लाइव थे, ठीक है। ये सब टाइमलाइन दिया हुआ है सबके बर्थ और डेथ से, मतलब जब वो पैदा हुए, ये पैदा होने वाला, और ये जब वो इस लाइफ में नहीं रहे, है ना, तब का ये डेट है, ठीक है। अब देखो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने फर्दर हेजल के हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ के स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजडी, सेकेंड एज फारसी। फारसी क्या होता है? फारसी मतलब होता है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट या सीरियस इवेंट जो ऑर्गेनाइज्ड वे में ना कही गई हो, है ना, उसे हम फारसी कहते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजडी, सेकेंड एज फारसी,
क्योंकि ये भी कभी पूछ सकता है कि ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है ये किनका है। तो हेजल ने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और कार्ल मार्क्स ने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फार्सी। नाउ अब जो तो देखो, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियन E.H. कर थे, उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता है कि जो हिस्ट्री है वो एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है, ये किसने कहा था? E.H. कर, ठीक है। अब देखो एक सिस्टम ऑफ डेटिंग है। हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट की चीज़ों को पढ़ना, और पास्ट क्या है? एक टाइम रेफरेंस है ना। तो हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें टाइम रेफरेंस का पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम में क्या हुआ था। तो हम एक सिस्टम जान लेते हैं डेटिंग का। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जब जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले का समय बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। उनके पैदा होने के बाद का समय को AD कहा जाता है ना, एनो डोमिनी, ठीक है। तो जो गौतम बुद्धा थे, है ना, जो गौतम बुद्धा थे वो 563 BC में पैदा हुए थे, है ना, यानी कि एंशियंट इंडिया में, ठीक है। तो गौतम बुद्धा तो एंशियंट इंडिया में ही थे ना यार। तो गौतम बुद्धा जो थे वो 563 BC में पैदा हुए थे, और 483 BC में वो डाइड हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अलेक्जेंडर का दे रखा है कि अलेक्जेंडर जो था वो 356 BC, बिफोर ईसा क्रिस्ट, मतलब बिफोर जीसस क्रिस्ट ही अलेक्जेंडर भी बॉर्न हो गया था, ठीक है। और जो अलेक्जेंडर है वो कब डाइड हुआ था? 323 BC में, ठीक है। AD का क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इरा, लाइक जैसे जीसस क्रिस्ट पैदा हुए वैसे ही जो हमारा BC वाला फेज है, बिफोर क्रिस्ट वाला फेज है, वो ख़त्म हो गया और हमारा एनो डोमिनी स्टार्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो देखो जो जीसस क्रिस्ट थे उन्हें क्रूसीफाइड कर दिया गया 30 AD में, मतलब 30 AD में जीसस क्रिस्ट को सूली पे चढ़ा दिया गया। 30 AD मतलब जब से जीसस क्रिस्ट पैदा हो, जीसस क्रिस्ट मान लो 1 AD में पैदा हुए, तो 30 साल में उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखो कुशाना जो है वो रूलर कहाँ का था? कनिष्का का था, ठीक है। कुशाना को कनिष्का का लीडर बना दिया जाता है 78 AD में, ठीक है। अब जो हजरत मोहम्मद थे वो 570 AD में बॉर्न हुए और 632 AD में डेड हो गए। अब देखो थोड़ा टाइम लाइन को देख लो। जो बिफोर क्राइस्ट वाला टाइम लाइन है ये उल्टा चलता है। दैट मीन्स कि 500 BC मतलब सबसे बड़ा, ये ऐसे ख़त्म होता है ना, जैसे कि हमारी जो गिनती है 1 2 लेके ऐसे जा रही है, पर उनका उल्टा आ रहा था। उनका समझ लो 1000 साल पहले, तो 1000 जो था वो पहला था, ठीक है। तो ऐसे 500 BC से 1 पे जाके ख़त्म हो जाता है BC वाला फेज, और यहाँ पे बिफोर, मतलब जो हमारे जीसस क्रिस्ट है उनका जन्म होता है, और यहाँ से हमारा AD वाला फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जीसस क्रिस्ट के पहले का समय बिफोर जीसस क्रिस्ट हो गया, और इनके बाद का समय AD हो गया, ठीक है, एनो डोमिनी। अब देखो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टाइम लाइन दे रखा है जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। तो हमें वो चीज़ें देखना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब कुछ टाइम लाइन में जैसे मान लो अगर पूछ ले, फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी मतलब पहला 50 साल, सेकेंड हाफ सेंचुरी मतलब दूसरा 50 साल, ठीक है। सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ 100 ईयर। मिलेनियम ये इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर को कहते हैं। तीसरा जो है वो पीरियड ऑफ 1500 को कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँगी फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, दैट मीन्स कि 1901 से लेके 1910, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 21 सेंचुरी क्या है, तो दैट मीन्स कि 2001 से लेके 2010 तक, ठीक है। तो ये एक टाइम फेज है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो ऐसे ही
अगर हम बीसी की बात करें तो 6th सेंचुरी बीसी मतलब 6th सेंचुरी बीसी मतलब होता है 600 बीसी से लेके 501 बीसी तक, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था जो टाइम लाइन है वो बिफोर क्राइस्ट में उल्टा चलता है, 500 पे है तो एक पे आगे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 100th सेंचुरी बीसी की बात करते हैं हम तो 600 बीसी पहले आएगा और 501 बीसी बाद में आएगा। मतलब ये जो फेज है, जैसे कि आपका 2025 है तो कब ख़त्म होगा, तो आप बोलोगे 2025 जो है 2026 में ख़त्म होगा, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा है, जो आपका 2026 है आप ऐसे समझो बिफोर क्रिस्ट में पहले 2026 आएगा, फिर 2025 आएगा, फिर आते आते पूरा ये जीरो हो जाता है, तभी तो एडी स्टार्ट होता है ना यार। तो ये वही वाला सीन है, ठीक है। और अगर हम मिलेनियम की बात करें तो ये 1000 मतलब हज़ार से इन्हें डिनोट किया जाता है। तो अगर सेकेंड मिलेनियम बीसी की बात करें तो ये टाइम फेज होगा 2000 बीसी से लेके 1001 बीसी तक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरा जान लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जो काली थे, ठीक है, जो काली थे वो 3101 बीसी में इन्हें रिकॉन्ट किया गया, ठीक है। और इनकी शुरुआत, जो काली की शुरुआत कब हुई, बिगिन 20 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ महाभारत वार, ठीक है। जो काली का एरा था वो कब स्टार्ट हुआ, महाभारत वार जब ख़त्म हुआ तो उसके 20 साल बाद काली एरा स्टार्ट हो गया। फिर काली एरा के बाद सप्तऋषि और लौकिका एरा आया, ठीक है। जो कि काली एरा के ख़त्म होने के 25 साल बाद सप्तऋषि लौकिका एरा स्टार्ट हुआ। सप्तऋषि लौकिका एरा के बाद विक्रमाकृतिका मालवा एरा आया, जो कि जो किसने स्टार्ट किया था, विक्रमादित्य ने, ठीक है। विक्रमादित्य जो है लोकल किंग है कहाँ के, उज्जैनी मालवा के लोकल किंग कौन थे, विक्रमादित्य, ठीक है। और जो कि कोमेमोरेट करते हैं, मतलब मनाते हैं विक्ट्री ओवर साकास, ठीक है। नाउ साका जो है वो 78 एडी में आया, जिसको स्टार्ट किसने किया था, कुषाण जो रूलर थे, है ना। कुषाण जो रूलर था कनिष्का का, हमने पहले देखा था ना। उन्होंने जब वो थे तो उस एरा को क्या कहते हैं, साका एरा, ठीक है। ठीक है, तो साका एरा जो है वो सलीवाहना स्काब्दा इन साउथ इंडिया में जो साका एरा है उसको हम सालीवाहना साका बड़ा एरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एडॉप्ट करा था साका एरा को अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ये बस ये जान लो कि पहले हमारा काली एरा स्टार्ट हुआ महाभारत के बाद, फिर सप्तऋषि लौकिका एरा स्टार्ट हुआ, फिर विक्रमाकृतिका एरा स्टार्ट हुआ, फिर साका एरा स्टार्ट हुआ, फिर कालाचूरी एरा स्टार्ट हुआ 248 एडी में। कालाचूरी एरा जो है उसके फाउंडर कौन थे, अभिर किंग ईश्वर सेन, है ना। अभिर किंग ईश्वर सेन जो थे वो कालचूरी जो एरा है उसके फाउंडर रहे हैं, ठीक है। और जो कालचूरी एरा है वो लेटर किसके द्वारा यूज किया जाने लगा, त्राइकुटाका के रूलर द्वारा और कालचूरी ऑफ छेदी के द्वारा, ठीक है। नाउ जो गुप्ता वाला एरा है जिसे आप गुप्ता पीरियड कहते हो, ठीक है, इसको किसने फाउंड करा था, इसके फाउंडर कौन थे, सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त वन ने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब गुप्ता का फाल हुआ तो उसके बाद मैत्रकास ऑफ वैलभी जो है उनका एरा स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इनके जो मैत्रकास वैलभी है उनके एरा का नाम था वालाभी सामवाता, ठीक है। तो जो बिगनिंग ऑफ गुप्ता एरा था वो फिक्स किसने किया था, जेएफ फ्लिट इन 1887 एडी, ठीक है। नाउ हासा एरा आया, फिर हासा एरा जो है वो 606 एडी में आया था, जिसके फाउंडर कौन थे, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, ठीक है। हासा एरा के फाउंडर हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखो उसके बाद हासा एरा के बाद आया हिजरी एरा,
जो कि 622 एडी में था, जिसके फाउंडर कौन थे? उमर थे, है ना, उमर। और सेकेंड कैलिफेट उमर जो थे वो सेकेंड कैलिफेट ऑफ खिलाफत अंपायर भी थे, ठीक है। जो हिजरी एरा है उसके फाउंडर है उमर, और जो उमर थे वो सेकेंड कैलिफेट ऑफ खिलाफत एम्पायर भी थे। और जो उमर है उनको हम सेलिब्रेट करते हैं हिजरत फ्रॉम मक्का के नाम से, और मदीना बाई हजरत मोहम्मद के नाम, हम हजरत मोहम्मद, ठीक है। नाउ जो कोलम एरा है, ठीक है, कोलम एरा एक ऐसा एरा है जो कि मलाबार केरला में यूज होता है, ठीक है। कोलम एरा मलाबार केरला से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेवारी नेपाली एरा जो है उसके फाउंडर कौन थे? जयदेव मल, ठीक है। नाउ चालुक्य विक्रम एरा जो है, ये सारे एरा है, हो सकता है कभी पूछ सकता है, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। अब जो चालुक्य विक्रम एरा है उसके फाउंडर कौन थे? विक्रमादित्य 6, है ना। हमने देखा पहले जो विक्रमा है उसके फाउंडर कौन थे? विक्रमादित्य है। और जो चालुक्य विक्रमा एरा है उसके फाउंडर है विक्रमादित्य 6, ठीक है, जो चालुक्य के रूलर भी रहे हैं, कल्याणी वाली जगह वगैरह की, ठीक है। नौ लक्ष्मणा एरा आया, ये एरा जो है 1119 एडी में आया था, जिसके फाउंडर कौन थे? सेन रूलर ऑफ बंगाल लक्ष्मणा सेन, ठीक है। और जो लक्ष्मणा हैं वो कहाँ के रूलर थे? बंगाल के सेन रूलर थे लक्ष्मण सेन, ठीक है। अब देखो इलाही 1556 एडी में आया था, इसके फाउंडर कौन है? मुगल रूलर अकबर, है ना। इलाही के फाउंडर मुगल रूलर अकबर थे। ऐसे पूछ सकता है कि इलाही एरा किस के में था, ठीक है। और जो राज सागा का जो एरा है वो 1673 एडी में स्टार्ट हुआ था, जिसके फाउंडर कौन थे? मराठा छत्रपति शिवाजी, है ना, ये थे, ठीक है। तो काली एरा महाभारत के बाद स्टार्ट हुआ था 20 साल बाद। फिर काली के बाद सप्तऋषि एरा आया, जो कि काली एरा के ख़त्म होने के 25 साल बाद स्टार्ट हुआ। विक्रमादित्य का जो मालवा एरा है उसके जो फाउंडर है वो कौन है? विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य जो है वो लोकल किंग थे। उज्जैनी मालवा के साका जो है वो किसने कमेंस किया था? कुषाण रूलर कनिष्का ने कमेंस किया था, ठीक है। कालचुरी जो है वो अभिर किंग ईश्वर सेन। तो ये सारे टर्म्स थे जिसको हमने रिकॉल करा, ठीक है। अब देखो इसके बाद कुछ डेवलपमेंट फेज है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये भी टाइम लाइन ही है कि कब कब क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम बेसिकली बात करें जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री का पीरियड है उसे दो फेज में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिक फेज, हिस्टोरिक पीरियड। और जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है उसमें कोई भी रिटेन एविडेंस आपको नहीं मिलता। तो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जिसमें रिटेन एविडेंस ना हो उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और जिसमें रिटेन एविडेंस मिल जाए उसे हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रिपार्टाइट डिवीजन करें, और फर्दर जो ट्रिपार्टाइट डिवीजन हुआ उसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो 30 लाख BC से लेके 2500 BC तक चला, ठीक है, जिसे हम फर्दर लिथिक स्टोन पीरियड भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को लिथिक, मतलब जो लिथिक स्टोन पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा, जिसमें आपको कोई भी रिटेन एविडेंस हिस्ट्री के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ फोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 2500 BC से लेके 600 BC तक चला। ये वो पीरियड है जिसमें रिटेन एविडेंस अवेलेबल है, आइदर स्क्रिप्ट के फॉर्म में या फिर डेसिफर्ड मतलब होता है व्याख्या करना। देखो जो पहले हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा जिसमें कोई भी रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, लाइक हमारा जो लिथिक स्टोन पीरियड है उसी में आता है। और उसके बाद जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसमें क्या होता है? ये वो पीरियड है जिसमें रिटेन एविडेंस तो अवेलेबल है, बट वो या तो स्क्रिप्टेड फॉर्म में है, या तो लिखे हुए हैं,
या फिर उन्हें हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं रिटन डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो उस पीरियड को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब वैदिक पीरियड में आ जाएंगे। और प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जांपल पूछा तो लिथिक स्टोन आ जाएगा। नाउ हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड जो है 600 BC से लेके अब तक जो चल रहा है उसे हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसमें आपको रिटेन एविडेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि जो महाजनपदा है पीरियड, जो महाजनपदा पीरियड है वो हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कुछ क्रोनोलॉजी को देख लो। ये जो जर्मन की जो हिस्टोरियन थे क्रिस्टोफे सेलेरियस, उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये इम्पॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की किसने दी, क्रिस्टोफ सिलेरियस, जिसको फॉलो करते हैं लोग अब, ठीक है। तो जो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की जो दी है वो क्रिस्टोफ सिलेरियस ने दी है। इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो आप जो जानते हो कि जो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है उसका डिवीजन किसने किया है, क्रिस्टोफे सेलेरियस ने, ठीक है। तो अब जो देखो एंशिएंट इंडिया है वो बिगनिंग से लेके 647 AD तक एंशिएंट इंडिया को मानते हैं। दैट मीन्स कि फ्रॉम लिथिक पीरियड टू डेथ ऑफ हर्षा एक रूलर थे, हमने देखा था ना। मेडिवल इंडिया 647 AD से लेके 757 AD तक, यहाँ तक ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आ चुके थे, ठीक है। तो डेथ ऑफ हर्षा से लेके बैटल ऑफ प्लासी तक के फेज को हम मेडिवल इंडिया का फेज मानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के बहुत सारे जो प्रेसिडेंसी स्टेट थे उनको एक्वायर कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ से मेडिवल फेज ख़त्म हो जाता है। फिर मॉडर्न इंडिया का फेज आता है, वो 1757 से लेके अभी तक स्टार्ट हुआ, मतलब चल रहा आ रहा है, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ प्लासी से लेके अब तक के डेट में है, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में हम जो फेजेस पढ़ेंगे उसमें हम प्री हिस्टोरिक फेज पढ़ेंगे, इंडस सिविलाइजेशन फेज पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड जानेंगे क्या है, महाजाना पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोस्ट गुप्ता वधान डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तरीके का ये सीक्वेंस है, कभी कभी सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछता है। तो पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड आएगा, फिर इंडस सिविलाइजेशन आएगा, फिर वैदिक कल्चर आएगा, फिर महाजनपदा पीरियड आएगा, फिर मौर्य पीरियड आएगा, फिर पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड आएगा, फिर गुप्ता पीरियड आएगा, फिर पोस्ट गुप्ता और वधना डायनेस्टी आएगी, ठीक है। अब देखो जो प्री हिस्टोरिक टूल है तीनों, लिथिक स्टोन पीरियड में आपको लिथिक स्टोन पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड मिल जाएगा। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये 3 पीरियड में डिफाइन है, लिथिक पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड, ठीक है। अब मेडिवल पीरियड की बात करें तो मेडिवल पीरियड में क्या है, आपको 3 फेजेस अच्छे से पढ़ने होंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था, 1647 AD से लेके 1206 AD में। फिर सल्तनत पीरियड में मतलब ढेर सारे जो रूलर्स आए थे अदर देन मुग़ल पीरियड, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर हमें मुग़ल पीरियड जो स्टार्ट होता है वो लंबा चलता है ना यार, तो 1526 से लेके 1707 तक हमें मेडिवल पीरियड पढ़ना है, ठीक है। अब फिर देखो मॉडर्न पीरियड में जब आप आओगे तो आप उसमें मर्केंटाइल वाला फेज देखोगे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड के लिए ही आए थे, ठीक है। तो वो फेज हमें पढ़ना है। फिर ब्रिटिश ने हमारे जो ब्रिटिश का कोलोनियलिज्म पीरियड था उसको पढ़ना है, और जिसमें आपको इंडस्ट्रियल फेज, सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल फेज जाना जाता है, और जो थर्ड फेज है वो फाइनेंशियल फेज जाना जाता है। जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करने लगे थे तो फर्स्ट फेज मर्केंटाइल फेज, दूसरा फेज जो है वो इंडस्ट्रियल फेज के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा फेज है वो फाइनेंशियल फेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुछ ब्रिटिश की पॉलिसी को देखेंगे हम नेटिव स्टेट्स की तरफ, जिसमें हम रिंगी फ्रेंच पॉलिसी जो कि 1757 से लेकर 1813 तक चली उसको देखेंगे। फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी देखेंगे 1813 से लेकर 1858 तक जो चला था। फिर सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से लेकर 1935 तक।
फिर इक्वल प्रोटेक्शन पॉलिसी 1935 से लेकर 1947 तक। फिर उसके बाद हम नेशनल मूवमेंट में फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस देखेंगे, जिसे हम मॉडरेट फेज कहते हैं। मॉडरेट मतलब वो लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रे करके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्हें हम मॉडरेट फेज कहते हैं। सेकेंड फेज ऑफ कांग्रेस में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज का स्टार्ट होता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब वो लोग जो लाइक वायलेंस वगैरह करके देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। फिर उसके बाद थर्ड फेज स्टार्ट होता है कांग्रेस, जिसे हम गांधीयन फेज कहते हैं, जो कि नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को लेकर ही सब फेज है। तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेशन में एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड, लेट्स प्रिपेयर टुगेदर, थैंक यू।